मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार था। पार्टी नेतृत्व जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह नेता सूचना दी जा रही है। वे सूचना मिलने के बाद ही दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे। मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, जिसमें अनुप्रिया पटेल, रीता बहुगुणा जोशी, वहीं संजीव बालियान का भी कद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल कि कैबिनेट विस्तार से टीम मोदी को क्या, यूपी में किसके नाम पर मुहर है और किसके कटेंगे टीम मोदी को धार कैसे मिलेगी। ये विस्तार है, मंत्री भी यहाँ चुनावी बनेंगे। प्रभु, ये देश केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दरअसल में ये चुनावी विस्तार है, मंत्री भी यहाँ चुनावी बनेंगे। प्रभु, ये देश की जनता है। बहरा अंदाज आपने देख लिया अनुराग भदौरिया का, और बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु ये देश की जनता है, सब जानती है। समाजवादी पार्टी जिस वक्त यूपीए गवर्नमेंट के दौर में उनकी सहयोगी थी, तो विस्तार में उसके लिए भी बहुत कुछ चर्चाएं रहती हैं। जैसे चुनावी दांव भी हो सकता है और ये विशेषाधिकार है उस पार्टी का जो कि सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पूरे देश को टटोलने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है तमाम अलग अलग राज्यों से, और अपने जो घटक दल है उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से संतुलित करने की तैयारी है मोदी की। और प्रधानमंत्री बहुत सधे अंदाज में इन तमाम चीजों पर निगरानी रखते हैं एक पार्टी के नेता के तौर पर भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर देखिए, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी पार्टियां थी जो कि सहयोगी दल के तौर पर इस वक्त सरकार का हिस्सा हैं, या फिर उस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनावी दांव खेला था, तो उनकी तरफ से मांग भी रखी गई थी। कई ऐसी पार्टियां, जिसमें निषाद पार्टी को आप देख लें, अपना दल को देख लें, इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीजेपी ने हमसे वादे पूरे हुए हैं, कुछ वादे अधूरे हैं। चूंकि चुनावी दौर है तो तमाम आशाएं भी बढ़ती चली जाती हैं, और बीजेपी जो कि प्रमुख दल है इस घटक दलों में, तो वहां पर एंटर करने वाली बीजेपी पार्टी के लिए ये अपने आप में एक सही समय है कि वो ना सिर्फ अपने लोगों का कद बढ़ाए, उसके साथ साथ चुनाव के लिए क्या तैयारी करनी है, किसको साथ रखना है, और उनको साथ रखने के बाद उससे फायदा क्या मिल सकता है। इन तमाम चीजों पर इस वक्त विचार भी चल रहा, मंत्रणा भी चल रही। अब यहां पर स्पष्ट तौर पर कुछ नाम तो निकल कर आए हैं, जिसमें बीजेपी के भी लोग हैं, घटक दलों के लोग भी हैं, लेकिन किसको क्या मिलेगा ये अभी चर्चा में है। लेकिन अभी से बेचैनी विपक्ष की बढ़ गई है। अब मुहर जो लगेगी उससे फिर किस तरीके का चुनावी ताना बाना जुड़ेगा, ताना बाना बनेगा, ये भी अपने आप में तमाम पार्टी के नेता, उनके लोग इस वक्त गढ़ने लगे हैं। और चर्चाएं इसी बात पर है कि किसको क्या मिल सकता है, और अगर ये चुनावी दांव ही है तो ये क्या होगा, एक दांव ऐसा जिसको अगर हम चुनावी दांव कहें तो उससे कितना बड़ा एक परिवर्तन भविष्य में आ सकता है, या फिर इसमें अगर परिवर्तन किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, तो कुछ लोगों की नाराजगी भी बढ़ जाएगी। सवाल यह भी है क्योंकि सभी लोगों को सब कुछ नहीं मिल सकता, और उस बीच में पार्टी के लिए चुनौती रहती है कि सबको कहीं ना कहीं संतुलित करके अपने साथ जोड़कर रखना है। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को यह प्रयोग इस बार समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से करने की तैयारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और आप नेताओं की मुलाकात का दृश्य भी हमने देखा। उसके पहले राजभर से लेकर ओवैसी से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि छोटी पार्टियों को एक साथ करके और फिर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी उसका जवाब भी इस वक्त तैयार कर रही है। मंत्रिमंडल में जो बदलाव होगा ये यूपी के लिए बड़ा चुनावी दांव हो सकता है, और प्रचंड बहुमत की जो सरकार है उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि जो मिजाज है यहां की जनता का और जिस तरीके से जातियों का खेल हो जाता है, वो सभी बातें स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने आ जाती हैं। और कई ऐसे विवाद पनपते हैं जब आप सरकार में होते हैं, जिसका पहले तो जिक्र नहीं होता, या वो उस वक्त में चुनौती नहीं महसूस होती है, लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो चुनौती के तौर पर आपके सामने खड़ी हो जाती है। अपने लोगों को सहेज कर रखना और उसके साथ साथ तमाम लोगों तक उस संदेश को पहुंचाना, जो कि इस वक्त एक पार्टी का मकसद है, यह अपने आप में बहुत अहम होता है। तो मोदी योगी की जो रणनीति है उससे विपक्ष कितना चित हो पाएगा, या फिर विपक्ष के लिए कोई अवसर इससे निकल जाएगा, यह अपने आप में सवाल होता है। और इस वक्त जब यह पहला विस्तार किया जा रहा है तो वहां पर इन तमाम चीजों पर जरूर मंथन हुआ होगा। बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ करा रहा हूं, चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। साक्षी दिवाकर हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका। अमित जमई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अमित आपका। देवेंद्र सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है देवेंद्र भाई आपका। और पंकज रस्तोगी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं साक्षी, यहां पर जो इस वक्त विस्तार पर चर्चा हो रही है, विस्तार करना किसी भी सरकार का, अपनी कैबिनेट का, ये उनका विशेषाधिकार होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि राजनीति जब होती है तो वहां पर जरूर आपत्तियां शुरू हो जाती हैं। इस विस्तार का आप लोगों का, पार्टी का मकसद क्या है स्पष्ट तौर पर? देखिए, अभी तक तो ये जो भी सूचनाएं आ रही है, हम अखबार के जरिए या
टीवी चैनलों के द्वारा ही हमें पता चल रही है। लेकिन अगर सरकार को लगेगा कि उसके मिनिस्टर्स कम है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 81 मिनिस्टर तक हो सकते हैं, लेकिन अभी की जो सरकार है उसमें 53 मिनिस्टर्स को मौका दिया गया है। तो हमारे पास लगभग 1 दर्जन और नए चेहरों का ऑप्शन है हमारे पास। तो कार्य को देखते हुए अगर सरकार को लगेगा कि कम लोग हैं और मिनिस्टर्स की हमें जरूरत है तो ये विस्तार किया जाएगा। ठीक है अमित भाई, साक्षी कह रही हैं कि अभी तक उनको अखबार से और टीवी चैनल से ही पता चल पाया है, लेकिन अनुराग भदौरिया को सुनाई दे गया पहले ही। उन्होंने कहा है कि सुना है कि विस्तार है, ये चुनावी विस्तार है, तो विस्तार करना तो किसी भी सरकार का, उसकी कैबिनेट का अधिकार है, इसमें दिक्कत क्या है? अब देखिए, जो खबर आपके पास है वो हमारी बहन साक्षी के पास है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है, केंद्र में, जनता में, समाज में, लोगों में यही मामला है। अब आपको मैं बताऊं कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में एक जन कवि हुए रफीक शादानी, उनका एक शेर था कि जब नगीचे चुनाव आवत है, जब नगीचे चुनाव आवत है, हाथ मांगो पुलाव आवत है ना? तो देखिए, अब हमारे वजीर आजम साहब, अब जब सब निपट गया है, निषाद समाज का इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में बेटे और उनके जो पिता हैं परवीन निषाद, वो उनको समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया। निषाद समाज में एक सम्मान दिया इतना बड़ा फूलन देवी जी के बाद, वो जाके रगड़ रहे हैं अमित शाह जी के दफ्तर पे कि उनको कहीं शामिल हो लिया जाए। अनुप्रिया पटेल एक नौजवान नेता है, अपने आप को सामाजिक न्याय और इन सब पर आधारित एक नेता मानती हैं, वो रगड़ रही है ये जो दूसरी सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि कहीं जगह मिल जाए। तो पटेल समाज का, निषाद समाज का और इवन रामविलास पासवान जी ने इतने बुरे बुरे समय पर प्रधानमंत्री मोदी जी का केंद्र में, पार्लियामेंट के अंदर बाहर काट दिया। उनका लड़का ना तीर घाट का रहा, ना मीर घाट का रहा। आज वो बेचारा टहल रहा है बिहार में। लेकिन अमित भाई, एक दौर था जब हमने उत्तर प्रदेश में देखा था भतीजे ने खेल कर दिया था, चिराग के साथ चाचा ने खेल कर दिया, ये तो होता रहता है। लेकिन जैसा आपने साक्षी के लिए कहा ना, साक्षी एक माहिर प्रवक्ता है और साक्षी उस पार्टी की प्रवक्ता है जो कुछ सब पता होता है, लेकिन वो बताते हैं कुछ पता नहीं है। इस वजह में कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। अतुल भाई, मैं मेरी बहन ये अभी है, हम लोग उसको चाहेंगे और अच्छा बोले, बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उनके पास न दिशा है, न डायरेक्शन है, किधर जाना है। सूबे के मुख्यमंत्री जी हमारे सुबह क्या बोलते हैं, दोपहरिया में क्या करते हैं, शाम में क्या करते हैं, उनके दो डिप्टी सीएम को नहीं मालूम होता। तो ये जो कुछ हो रहा है, अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता में कोई अट्रैक्शन नहीं है, सब निपट चुका है। चलिए, सब निपट चुका है, लेकिन जो एक आपने उदाहरण दिया ना कि डूबता हुआ जहाज है, अब डूबता हुआ है या सही है, अगर पानी में उतरना है तो जहाज पर ही जाना होगा, साइकिल पर तो नहीं जा सकते। क्यों साक्षी, कुछ कह रही हैं आप अपने भाई को, अपने भाई को कुछ कह रही हैं? हमारे ये सपा के जो प्रवक्ता भाई है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जो सपा है वो डूब चुकी है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो जहाज है जो चल रहा है अच्छी रफ्तार से चल रहा है, तो उन्हें जो थोड़ा सा हिस्सा नीचे दिखाई दे रहा है डूबे हुए हैं, सपा का जहाज जो डूब चुका है नीचे से देख रहा है कि थोड़ा सा जो हिस्सा पानी में है उसी को समझ रहा है। ठीक है, आपका जहाज अच्छा चल रहा है, उनका डूब चुका है। बहरहाल देखिए, सब मैं फिर से कह रहा हूं, हम विस्तार पर जब चर्चा कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी की जब सरकार होती है प्रदेश में, केंद्र में, तो ये उनका अधिकार होता है, उस पर चर्चा जरूर हो सकती है। देवेंद्र जी, यहां पर सवाल इस बात का कि हर पार्टी चुनावी रणनीति बना रही है, कांग्रेस भी उसमें पूरी तरह से लगी हुई है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका भी अपनी कमर कस चुकी हैं, लगातार संगठन को मजबूत करने का प्रयास हो रहा, कितना हो पाएगा तो भविष्य बताएगा। लेकिन यहां पर इस विस्तार से बीजेपी तमाम पार्टियों की रणनीति को भेदने की कोशिश करेगी, यह भी स्पष्ट है। भाई अतुल प्रताप सिंह जी, आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद इंडिया न्यूज ने आज हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। भाई अतुल जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो खुद
ये नहीं समझ पा रही है कि क्या करें क्या ना करें। कि कोरोना आपदा ने जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि जो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के, वो सेकंड लहर में उसने नहीं किया, जिसके कारण लाखों लाख लोग असामयिक मौतों के शिकार हो गए। अब जब उनके पास इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मृतक आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, बार बार कहती है, विपक्ष मांग करता है, वो मना कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और जब देखा जाता है कि वो जब चुनाव केवल भाई चुनाव की मशीन बन के रह गई है, जब 2022 में 5 राज्यों के चुनाव होना है, तब उनको 2 साल बाद विस्तार की याद आई है। और निश्चित तौर पर ये इनका कैबिनेट विस्तार ना होकर के ये चुनावी विस्तार दिखता है। मैं साफ गोली से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस नैतिकता, जिस प्रतिबद्धता की, जिस ईमानदारी की कस्में खाते थे, जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे, आज जो मीडिया के माध्यम से न्यूजें आ रही हैं कि किन किन लोगों को खुश करने के लिए क्षेत्रीय दलों को, उनके जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र दल हैं, उनको खुश करने के लिए ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। उनको जो है, तो देवेंद्र जी इसमें गलत क्या है? अपने सहयोगियों को तो खुश करना चाहिए, आप भी तो खुश करते थे तमाम सहयोगियों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? अपने सहयोगियों का ख्याल रखना तो जिम्मेदारी होती है किसी की भी, एक आम इंसान की भी। ये अतुल भाई प्रधानमंत्री का ये अधिकार होता है कैबिनेट का विस्तार करना। जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में योगी का विस्तार पिछले 2 सालों से चल रहा है। कैबिनेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे AK शर्मा जी, और हमारे कांग्रेस के जितिन प्रसाद जी भी वहां चले गए कि हम मंत्री बन जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कह दिया नहीं, कोई विस्तार नहीं होगा। अब बताइए मैं अमित भाई की बात को कैसे मानूं? अगर वो डूबता हुआ जहाज पर भी आपके अपने चले जा रहे हैं, तो डूबता हुआ जहाज कौन सा है देवेंद्र जी? और आप 2 साल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो लगभग 2 साल से तो कोरोना काल है। अगर कोरोना काल में विस्तार कर देते, जो अभी भी चल रहा है, थोड़ा कम है, थर्ड वेव की आशंका फिर से आ रही है कि अब अगस्त के महीने तक आ सकती है और सितंबर तक पीक पर जा सकती है, तो यहां पर अगर उस वक्त में विस्तार कर देते, तब भी आप कहते देखिए विस्तार कर रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये विस्तार कर रहे हैं। बहरहाल पंकज रस्तोगी जी, मैं आपसे जो सवाल लूंगा पत्रकार के तौर पर, सबसे पहला यही आऊंगा, देवेंद्र भाई आऊंगा आपके पास, कि टाइमिंग क्या है, इस टाइमिंग का क्या महत्व है इस वक्त में जो विस्तार किया जा रहा है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए अतुल जी, एक बात निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, उनके लिए एक चुनौती बन के उभर आई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना ग्राफ बढ़ाया है, और पूर्वोत्तर राज्य हो चाहे आपके अन्य राज्य हो, वहां पर भी उसने, अभी आप 5 राज्यों के चुनाव हुए, और वहां तमिलनाडु में देखिए 12.5% वोट बीजेपी को मिले। तो ये केरल, तमिलनाडु, हर जगह ये बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि की। ठीक है, सरकार उसकी नहीं बनी, बिल्कुल, लेकिन उसने अपने चीजों में तरक्की किया है, मतलब अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया है। और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार, वो कभी भी उसको कर सकते हैं। उसकी विस्तार की बात पहले भी डिमांड रही थी, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, पांडिचेरी और आपके आसाम, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उस समय भी डिमांड हो रही थी। लेकिन उसके बाद ये विस्तार होने जा रहा है, तो उसमें सभी क्षेत्रीय दलों का और जो राष्ट्रीय दल हैं, जो भी उनके सहयोगी दल हैं, सबका संतुलन बनाने के लिए ये किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव ड्यू हैं, और वो एक उत्तर प्रदेश से चूंकि लोकसभा की 80 सीटें आती हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा एक वहां एक लोकसभा में एक बहुत बड़ा उनका प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का, और एक उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। उसको भी देखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में भी उत्तर प्रदेश से जो जैसा कि संभावना दिख रही है, उत्तर प्रदेश से कई मंत्री बनाए जाएंगे और उसमें जातिगत समीकरणों को भी साधा जाएगा। ये तो सभी लोग करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभय जी, सबसे बड़ी बात ये रही कि जो है इन्होंने एक गठबंधन सरकारों का दौर समाप्त कर दिया। अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से पदारूढ़ हुई है, उसने केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, गठबंधन सरकारों का दौर समाप्त हो गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चीज रही और इसके लिए हर दलों को चिंतन करना चाहिए कि आज आपके यहां से लोग, राष्ट्रीय दलों से लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस से जितिन प्रसाद चले गए, तमाम लोग असंतुष्ट हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, हो सकता है उनको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये सब चीजें सभी दलों के लिए एक चिंता की बात है और विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। तो विपक्ष को इस पे चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा हमारी नीतियों में, हमारी चीजों में ऐसा क्या वो फेरबदल है कि इस तरह की चीजें। आज आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से चिंता तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जहाज डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जहाज डूबता हुआ फिर भी लोग जा रहे हैं। भाई तो डूबता हुआ जहाज है, लेकिन क्यों सारे लोग डूबते हुए जहाज पे सवारी करने के लिए तैयार हैं, ये भी तो आप देखिए। आज जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के क्यों बीजेपी ज्वाइन किया। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में अभी क्या नाम है, पंचायत इलेक्शन हुए और वहां 67 सीटों पे इन्होंने चुनाव जीता। सपा जो यहाँ का मुख्य विपक्षी दल था, उसके लोगों ने वोट कर दिया बीजेपी के पंचायत सदस्यों ने। तो ये भी सपा के लिए भी एक चिंता की बात है कि आगे 2022 में विधानसभा चुनाव ड्यू है और उसके बाद वो अपने कुनबे को संभालने में नाकामयाब रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस चीज को नहीं, सभी दलों को इस पे चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है। जैसा कि अभी आपने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने सपा प्रवक्ता ने कहा कि डूबता जहाज, तो डूबते जहाज पे लोग सवारी करने को क्यों तैयार है, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, ठीक है, यानी सबके लिए सोचने की बात है और खुद बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है। इसी वजह से इस टाइम को चुना गया और विस्तार करने का फैसला हुआ है। साक्षी, चिंता सिर्फ विपक्ष नहीं करेगा और करना अगर है तो वो लोग कर लेंगे, लेकिन आपको भी चिंता है और उस चिंता की वजह भी पिछले दिनों में हमने देखी। खुद मुझसे बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था अभी तक पूरा नहीं है, जिसका जिक्र यहां पर अमित भाई कर रहे थे और देवेंद्र जी कह रहे थे कि वहां पर वो लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। यहां इन घटक दलों को, आपके सहयोगी दलों को साधना और उनको अपने साथ सम्मान के साथ रखना, यह भी एक चुनौती है। लेकिन इतना सक्षमता है क्या इस वक्त कि सभी का कद बढ़ जाए, सभी को मौका मिल जाए, और नहीं मिल पाया तो फिर चुनौती बड़ी हो जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की सेवा के लिए यहाँ आई है, ये अपने निजी फायदों के लिए नहीं आई है। जैसे बाकी पार्टी हमारी है, वहां पर सब जिनकी जो कार्यशैली है वो इस प्रकार की रहती है कि वो व्यक्तिगत फायदे पहुंचाने में ही व्यस्त रहते हैं। इसलिए जनता उन्हें, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उन्हें सही रूप से जवाब भी देती है। अभी पंचायत का चुनाव भी आपने देखा है, उसमें भी जनता ने उन्हें सही जवाब दिया है। जबकि ये लोग क्या कहना था कि हम मेजॉरिटी में है, हमारे इतने सदस्य बने हैं, लेकिन जिस समय सदस्य चुन के आने की, अध्यक्ष बन के आने की बारी आई तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। तो ये लोग हर चीज को एक सख्ती नजर से देखते हैं। अगर इनके लिए बेहतर ये होता कि ये जनता के बीच में जाए, उनके दुख दर्द में साथ दें और ये देखें बीजेपी किस तरीके से अपने कार्य नीतियां जो है वो जनता तक पहुंचा रही है। तो ये नहीं, वो तो ठीक है, हर पार्टी जनता की सेवा करने के लिए राजनीति करती है, लेकिन साक्षी एक बात तो स्पष्ट है ना, एक बात तो स्पष्ट है ना कि आपके अपनों ने ही कहा, मैंने संजय निषाद का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ थे लेकिन वो अलग हट गए हैं, अपना दल से भी बहुत सारी मांग थी, उस डिमांड को पूरा करना इतना आसान होगा क्या? नहीं, देखिए, पार्टी हमारी जो है, ये जो भारत सरकार के पास में जो कार्य है उनकी व्यापकता को देखते हुए उसे सुचारू रूप से रखने के लिए सही लोगों को मौका देती है। तो मुझे उम्मीद है अगर किसी की कोई कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनका भी नाम आए, अगर पार्टी सोचेगी वो सक्षम है तो उन्हें मौका देगी। ठीक है, अमित जमई, सवाल इस बात का है कि साक्षी कह रही हैं कि उनकी पार्टी का अगर ये चुनावी दांव भी है तो इससे उन्हीं को धार मिलेगी, आपकी साइकिल की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली है। देखिए, जब डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया तो चलेगी तो साइकिल ही। हम साक्षी बहन से कहेंगे कि हम साइकिल आपके यहाँ भिजवा देते हैं, साइकिल से चलिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है उसमें। दूसरी बात यह है कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, इनका मैं थोड़ा सा कुछ रिसर्च वगैरह दुरुस्त कर दूं तो उत्तर प्रदेश में भी जो योगी जी की सरकार बनी है
वो अलायंस के आधार पे बनी है। केंद्र में भी जो सरकार चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी ने अकेले सरकार नहीं बनाई है। 40% से ज्यादा आंकड़ा नहीं है देश में आपका वोटिंग का, उसमें भी आपके पास पूरे देश भर से गठबंधन है, तब जाके आपकी सरकार बनी है। दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि उनका मेंबरशिप वोटिंग बढ़ रहा है, बीजेपी का राइज हो रहा है। भैया आपका जब प्रदेश और राष्ट्र देश में इतने बड़े बड़े अलायंसेस होंगे और साथ साथ में आपका सीबीआई अलायंस में होगा, एनआईए अलायंस में होगा, ईडी अलायंस में होगा, तो बढ़ तो जाएगा ना, जरूर बढ़ेगा। आपने यही किया है। 4.5 साल तक आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी रहे, केंद्र में अमित शाह जी बैठ के सीबीआई को घर से चलाते हैं। 4.5 साल आपको रिवर फ्रंट हम खूंटी पे टांग देते, हमको आप जो सजा होती है आप दे देते। अब चुनाव आया, जैसे बंगाल में आप ममता जी को परेशान कर सीबीआई लगा के, आदरणीय अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी के लोगों को करना चाहते हो। तो अब ये जनता बहुत बलवान है, पब्लिक सब जानती है आपका जहाज रिस रहा है, गंगा मैया में पानी नहीं है, जहां में पानी का जहाज चला रहे हो, न जहाज चलेगा न डीजल पेट्रोल इस लायक है कि कोई जहाज में भरवा सके। साइकिल का सहारा उत्तर प्रदेश के आम गरीब गुरबा लोग, जिन लोगों ने अपने परिजनों को नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों में गलती की वजह से अपने परिजनों को खोया है, उनका विश्वास समाजवादी पार्टी में बना। इसलिए जिला पंचायत में, इसलिए ब्लॉक में हमारे लोग सबसे ज्यादा जीत कर आए। लेकिन क्या अतुल भाई आपने देखा नहीं कि एसडीएम कप्तान चुनाव लड़ रहे थे, हमारे सारे जिला पंचायतों के मकान तोड़े गए। उत्तर प्रदेश में अगर हम चाहें, इसी लखनऊ में बैठ के जितने भाजपा के प्रवक्ता हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, 90% लोगों के मकान ऐसे पुराने मिल जाएंगे जिनका उस जमाने में नक्शा पारित नहीं हुआ है। तो क्या आप मकान गिरवा देंगे? क्या लड़ाई, राजनीतिक द्वेष ऐसे होते हैं? ये गलत प्रणाली है जो भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरू करके और कह रहे हैं कि जिला पंचायत में भाजपा ने झंडा गाड़ लिया। झंडा नहीं, डंडा पुलिस ताकत के बल पर, डंडा पुलिस ताकत के बल पे आपने जो काम किया है, लोकतंत्र में, इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो सरकार में होता है, हमने आमतौर पर देखा है आपकी सरकार के दौर में भी, इनके में भी, कि वहीं जीत ज्यादा हासिल करता है, जिस चुनाव का आप उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन देवेंद्र जी, बीजेपी के विस्तार को भी अगर आप छोड़ दें और अगर वो आप कहते हैं कि नहीं आपका पंजा, हाँ अमित भाई कुछ कह रहे हैं, नहीं भर पाएंगे। ये जो आप रिवर फ्रंट का वादा हवाला दे रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये 2017 से इसकी जांच हो रही थी, तो ये नया नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हमें चुनावी मुद्दे के लिए ऐसे भ्रष्टाचार को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ये 2017 से इसकी तहकीकात हो रही थी। ठीक है, साक्षी में आऊंगा आपके पास, साक्षी में आऊंगा आपके पास। देवेंद्र जी, सवाल इस बात का है कि बीजेपी पार्टी जो कि सत्ता में है और मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा, किसको क्या मिलेगा हम देखेंगे 8 तारीख को, लेकिन आपकी पार्टी को क्या मिल रहा है? क्योंकि अगर वो कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो उसका फायदा कह रहे हैं अमित भाई कि उनकी पार्टी को मिलेगा। रफ्तार अगर होगी तो साइकिल की होगी, पंजा कहां मजबूत होगा? वो तो विस्तार करेंगे और ये अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे है कि ये इनको देश की जनता के सुख और दुख से, किसानों की समय रही है। आज बेरोजगारी पिछले जो है 1 साल से हो गए हैं। इन्होंने जब 2014 में सरकार में आए थे, 15 लोगों के खाते में डालेंगे, वो देवेंद्र जी वो 15 लाख वाला जुमला, उन्होंने लोगों को धोखा देने का, इनकी सारी बातें जुमला है। जालसाजी, लोगों को नफरत, इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ल बन गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई, उसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को मारा पीटा, उनका जो है FIR कराया और DM SP और धन बल बाहुबल के बल पर जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंपने का काम किया है, हम समझते हैं देश की जनता अब जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का छल और दम 2022 में अभी उत्तर प्रदेश में और 2024 में पूरे हिंदुस्तान से जो है नस्लाबूद हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी
बहुत जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनताओं के लिए जमीन पर लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद अतुल भाई शायद कोई प्रदेश का अध्यक्ष होगा जो एक साल में 50 बार जेल गया होगा। हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जो लोकप्रिय जनप्रिय क्रांतिकारी नेता है, आगे प्रियंका गांधी के आह्वान पर हम लगातार जनता के आकांक्षाओं के लिए देवेंद्र भाई इतना सब आपने गिना दिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि इतना होने के बाद, इतना करने के बाद साइकिल की रफ्तार कैसे बढ़ रही है। बीजेपी तो अभी सत्ता में है, चुनाव में देखेंगे क्या होगा, लेकिन अगर यहाँ पर जो फायदा हो रहा है तो वो बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमें होगा, समाजवादी पार्टी कह रही है नहीं हमें होगा। कांग्रेस का क्या है, रिजल्ट क्या होगा? फिर मैं पहले से कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने और सारे के सारे राजनीतिक गणितज्ञों का गणित फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा और उस दिन भी आपसे जरूर चर्चा करूंगा देवेंद्र भाई, उस दिन भी जरूर लोग नहीं कर पाए कि 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस। अब 300 प्लस फिर से उनका नारा भी है और आप कह रहे हैं कि आपका नारा जो हो वो भी एक बड़े टारगेट के तौर पर है। लेकिन पंकज रस्तोगी साहब, अब यहां पर एक सवाल जो आएगा वो सबसे अहम ये है कि किसका कद कितना बढ़ेगा, किस दल को आप देखते हैं, किस नेता को देखते हैं जो सहयोगी घटक दल है कि उनको जरूरी है साधना, अगर ये चुनावी विस्तार है, अगर ये चुनावी दांव है और उससे फिर लाभ मिलना है। देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं अमित जी की बात का जवाब दे दूं। जैसा कि अभी अमित जी ने कहा था कि आपके बीजेपी ने गठबंधन दलों के साथ चुनाव लड़ा, ठीक है, बीजेपी ने 2014 में और 2019 में सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन 282 सीटें बीजेपी अकेले दम पे जीत के आई थी। 282 सीटें बहुमत से 273 से करीब 9 सीटें ऊपर थी। और दूसरी चीज 304 सीटें 2019 में थी। सहयोगी दल उसमें अलग से हैं, उससे इससे कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी का अपना वो जो है उसका बहुमत था। तो ये कहना तो बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई, सहयोगी दल उस साथ रहे। यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ। 14 साल वापसी हुई, 14 साल बाद उत्तर यहां भी अगर आप देखिए तो 403 सदस्य विधानसभा में 300 के ऊपर बीजेपी ने आंकड़ा पार किया। लेकिन अपने सहयोगी दलों को भी देखना पड़ेगा, चाहे जैसे सुहेल देव राजभर पार्टी के राजभर रहे हो जो नाराज होकर छोड़ के चले गए, चाहे ये आपके संजय निशाल्टी है, इस तरह के तमाम दल हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा और उनसे तालमेल बैठाते हुए, चाहे वो अपना दल हो और प्रिया पटेल हो, सबको तालमेल बैठाते हुए लेके चलना पड़ेगा, तभी वो बैतरणी पार कर पाएगी। क्योंकि जैसी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जो कि मुसलमानों के युवाओं के आइकन कहे जाते हैं एआईएम के अध्यक्ष मिस्टर ओवैसी, वो उत्तर प्रदेश में पुरजोर तरीके से आजमाइश करना जा रहे हैं और वो छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, उसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा अगर वैसी इस तरह से चुनाव लड़ते हैं छोटे दलों के साथ। तो ये निश्चित समझ लीजिए। तो ये बीजेपी को भी ये देखना होगा, जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा और उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उनको भी बराबर का सामंजस्य बैठाना होगा, तभी 2022 के चुनाव में वो बैतरणी पार कर पाएंगे और जो 300 का आंकड़ा देखते हैं उसको भी टच कर पाएंगे। नहीं तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता हर चीज समझती है, सब चीज देखती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने पंकज जी कि इतना आसान किसी के लिए नहीं है, वो चाहे जो दल में बैठा है, सत्ता वाला दल, या फिर जो कि इस वक्त विपक्ष में बैठा है, सबके लिए चुनौती है और इसीलिए वो रणनीति बनाते हैं और पार्टी के तौर पर ये उनका अधिकार भी है, जैसे कैबिनेट विस्तार करना भी प्रधानमंत्री का अधिकार है। लेकिन साक्षी, यहां पर जो बात पंकज जी कह रहे हैं, बाकी जो दल हैं विपक्ष के वो तो अपना अपना गिनाएंगे, आप भी अपनी बात कहेंगी, लेकिन यहां पर सबको एक साथ समेटना, सभी का कद बढ़ाना, ये तो महत्वाकांक्षी कि कैसे ऐसे नाराज हो इनके साथ आ जाए। नहीं, देखिए, बीजेपी जो है एक विकास का नाम है और हमारे जो हमारे साथ जिन लोगों जो आज तक खड़े रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। तो पार्टी जिससे सही समझेगी कि जो व्यक्ति हमारी जो नीतियां हैं जो जमीन तक पहुंचा सकेगा, उसको मौका देगी। और ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, वो अपने हिसाब से इसका कार्य करेंगे। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगी, आपके जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जहाज डूब रहा है, उनको ये पता होना चाहिए जो साइकिल है वो टूट टूट के एक पहिया दूसरे घर में, एक पहिया भतीजे के घर में, एक भांजे के घर में, तो इस तरीके से जो बढ़ चुकी है उसको जोड़ने का कार्य करिए। हमारा जहाज बहुत बड़ा है, उसमें कई साइकिल समा जाएंगी, तो हमारे जहाज को ना देखते हुए अपने साइकिल को बचाइए।
मतलब आपका जो जहाज है उसमें पहिया भी लगा हुआ, आप ये कह रही हैं? नहीं, वो पानी में भी चलेगा और उसके बाद साइकिल वाला पहिया निकाल के उस पे आप उसको भी चला लेंगे, जहाज चलता रहेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, जो आपकी साइकिल टूट गई है, अलग अलग पहिए अलग अलग जगह चले गए हैं, उसका जोड़िए है। और अगर जरूरत पड़े तो आप भी आ जाइएगा हमारे साथ देने। आपके हमारा अमित भाई, आपको तो आपकी बहन न्योता दे रही है, आपको न्योता दे रही है उसी जहाज में आने के लिए। साइकिल भेज रहे थे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी कई साइकिलें लेके आ सकते हैं। अब हमारी बहन जो है पानी के जहाज में पहिया लगाने की बात कर रही है। नहीं, आपकी साइकिल आप जोड़ के लेकर आ जाइए, हम अपने जहाज में रख लेंगे। और देखिए, अभी जो सूबे का मिजाज है, मैं जरा कुछ गंभीर बातें, 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो पैनल में हैं, जनाब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। देखिए, ये कैबिनेट एक्सटेंशन, ये सब जो है, ये बहुत एक ड्रामा है। बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री जी का माइंडसेट है, वो बहुत ही अधिनायकवादी, सुप्रीमेसिस्ट उनका माइंडसेट है। सभी जानते हैं कि पहले की सरकारों में जब प्रधानमंत्री भाजपा के हुआ करते थे, वहां मालूम पड़ता था कि कोई अरुण जेटली साहब हैं, कोई सुषमा जी है, कोई जो है रविशंकर जी है। आज की इनकी सरकार में नंबर 2 बताइए कौन? एक ही शख्स है, पहले और आखिरी, नरेंद्र मोदी जी। दूसरा तो कोई आदमी हमको दिखता नहीं। आप तो ये जो नजरिया है, इससे एक्सपेंशन करने से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सबको ये मालूम है, अनुप्रिया पटेल को मालूम है, निषाद जी को भी पता है, इवन ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको लेकर ये, जिनके वोट के दम पे, और केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि इनके भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता हैं, उनको मालूम है कि वो स्टूल डिप्टी सीएम है। वो बेचारे, उनके लिए एक लकड़ी की कुर्सी तक आज ये लोग न दे पाए हैं। कि समाज में मैसेज है कि जो बहुजन और जो वंचित तबके के लोग हैं, चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, वो उनका दम भारतीय जनता पार्टी में घुट रहा है। वो लोग, क्या बात है कि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो है उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा था कि भाई, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैनिफेस्टो में कही थी, क्या बात है, विधानसभा के अंदर उसको पटल पे नहीं लाया गया। उसमें क्या हुआ था? उस रिपोर्ट में यही बात थी कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा शिक्षा में, नौकरियों में अनुपात आया है, वो हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कुर्मी समाज को नहीं बताना चाहा। अगर लेकिन अमित भाई, अगर आप गंभीर बात कर रहे हैं तो मैं भी उस पर एक सवाल ही जरूर पूछूंगा। आपको पता कब चला कि उनका दम घुट रहा है? अगर दम घुटता तो उनका साथ छोड़ के चले जाते, से रात भर चले गए। हम आपसे ये कह रहे हैं, वो जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट थी, जब ये पता चला कि कुर्मी समाज सबसे ताकतवर उत्तर प्रदेश में जाती है, तो ये मुख्यमंत्री योगी जी बताना नहीं चाहते थे। अगर वो बताते तो इसके पीछे माननीय नेता मुलायम सिंह जी का, समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम आता कि पिछले 25 सालों में इस कमजोर जाति को सबसे ज्यादा ताकत समाजवादी पार्टी ने दी, और उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। और ये रही बात इन जातियों की, जो पिछड़ी शोषित जातियां हैं, हम तो, हमारे आदरणीय अखिलेश जी नेता दे चुके हैं कि उन सभी दलों को जो संविधान लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, जो इस देश की अदलिया को, इस देश की सारी संरचनाओं को बचाना चाहते हैं, उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। और मैं तो कहूंगा कि हमारी बहन का भी स्वागत है। क्या करोगे इस पानी के जहाज में, जिसमें डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है और पहिया भी नहीं है? ठीक है, चलिए, आप एक दूसरे को स्वागत करते रहिए, बुलाते रहिए अपनी अपनी पार्टी में। लेकिन यहां पर देवेंद्र जी, सबसे अहम सवाल ये हो जाता है ना कांग्रेस के लिए, कि आप इनके विस्तार पर ये कहते हुए ईमानदारी से कि भाई वो प्रेरोगेटिव है, वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो सभी पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो वो करती हैं, अपने कैबिनेट में विस्तार करती हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन उसका असर क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। उत्तर प्रदेश में जो आपकी तैयारी चल रही है, ये तो अपने लोगों को अभी भी सहेज कर रखना चाहते हैं। हो सकता है कि कद बढ़े तो वो उनके साथ खड़े रहें। कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर आप कितना मंथन कर पा रहे हैं? क्योंकि ये कैबिनेट विस्तार मंथन के साथ हो रहा है, और मंथन के साथ होने का मकसद ये है कि चुनाव है बहुत नजदीक। देखिए अतुल भाई, इस कैबिनेट विस्तार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, उनको हासिल होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, आपको हासिल क्या हो रहा है सवाल ये है। जी देखिए अतुल भाई, अभी आपके ही टीवी स्क्रीन पे, आपके इंडिया न्यूज पे चल रहा है कि चुनौतियों से निपटने में कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस लगातार जन समस्याओं को लेकर के कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम बहुत मजबूती के साथ में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लगातार हम प्रशिक्षण शिविर, अभी 4 प्रशिक्षण शिविर हमने पूरा कर लिए हैं। और मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से अतुल भाई कि अब 2022 में चाहे वो क्षेत्रीय दल सपा बसपा हो या सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो केवल झूठ पे बोलाफी करके करके हक और हुकूक मार करके केवल चंद लोगों को, चंद अपने उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए और कुछ चंद जो है कुछ अंधभक्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो काम किया जा रहा है, जनता सब देख रही है बहुत गंभीर निगाहों से। लेकिन देवेंद्र जी, आप जिनको चंद अंधभक्त कह रहे हैं उनका आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब आप कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि उनका आंकड़ा बहुत बड़ा है और आपने बीजेपी के साथ साथ सपा बसपा को भी खारिज कर दिया। अमित जैमिनी कह रहे हैं कि उनकी साइकिल पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। अतुल भाई मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से दलितों के साथ अन्याय, बैकवर्डों के साथ अन्याय, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी करती चली जा रही है, निश्चित तौर पर इनको वोट कौन देगा? जिन जिन लोगों ने इनके साथ गठबंधन किया, आज उन्हीं को इन्होंने छलने का काम किया है। चाहे शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो अभी लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे में लड़ाई करा दिया, और हर जगह पे इन्होंने उत्तर प्रदेश में लेकिन शिवसेना तो अभी अपनी सुर बदल चुकी है। शिवसेना कह रही है कि विचार अलग हो सकते हैं, प्रेम हमारा बरकरार है। वो भले सरकार आपके साथ चला रहे हैं, अगाड़ियों की सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए वो कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, संजय राउत भी कह रहे हैं कि विचार अलग हो सकते हैं लेकिन प्रेम हमारा है। अतुल भाई मैं बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश के संविधान को और हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज जो है पैथोलॉजी लैब बन के हो गई है। केवल लोगों को, विरोधियों को परेशान करना, विरोधियों को जो है झूठे मामलों में फंसाना, ये जो है जनता सब देख रही है। इनको वोट कौन देगा? ठीक है, नहीं जनता तो देखिए, जनता तो सभी देखती है, वो आपको भी सुनती है, आपका दावा भी समझती है, उनका भी देखती है और सरकार के कामकाज को भी देखती है। आज भारतीय जनता पार्टी के केवल पक्ष में है, आम देश का नागरिक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करा रहा है। ठीक है, अब नागरिक करा रहा है या उसको लग रहा है कि नहीं यही सरकार बेहतर है, ये तो चुनाव में आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन पंकज रस्तोगी साहब, फाइनल कमेंट ही आपका। यहां पर जिस तरीके की इस वक्त स्थिति है, एक तकनीकी दिक्कत तो बीजेपी के लिए थी अपने सहयोगियों को संभालना, और कई ऐसे मौके आए थे और शीर्ष नेतृत्व ने उसे संभाला भी। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पूरे देश में एक तरीके से अपने तमाम सहयोगियों की जो भी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, उसको पूरी करने की एक कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से भी एक कवायद बहुत जरूरी है। खुद आपको क्या लगता है कि कौन इन कौन आउट हो सकता है, और कौन इस वक्त है जो कि वाकई मांग कर रहा था, डिमांड कर रहा था, लगातार बोल रहा था, और उसको वो हक मिलेगा और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा जो कि इस वक्त सरकार में है? देखिए अतुल जी, जैसा मेरा अपना विश्लेषण है और मेरा अपना आकलन है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं, और 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ड्यू है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से तो 40% ओबीसी कम्युनिटी के लोग आते हैं और करीब 22% दलित समुदाय से लोग आते हैं और 19% मुस्लिम आते हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं करते, और उसके बाद 18% जो वोट बचता है, 19% उसमें बाकी वैश्य कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो ये एक इस समीकरण को भी साधने का प्रयास निश्चित रूप से ये किया जाएगा।
और ये आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से यूपी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है सेंट्रल का, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के सांसदों को। और दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश में भी अभी 10 तारीख को इसके आपके ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी यह संभावना है कि डिप्टी सीएम का पद एक सृजित करके दलित व्यक्ति को दिया जाएगा, दलित एमएलए को, इसकी भी पुरजोर संभावना है। तो ये सारे समीकरण ये दर्शाते हैं कि किसी तरह से 2022 के चुनाव, जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसको बीजेपी अपने हाथ से खोना नहीं चाहती है और उसी तैयारी के तहत ये सारे समीकरण हो रहे हैं। और वैसे तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल विस्तार, वो कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। उसी का सब ये पूर्वाभ्यास है और उसी तैयारी के साथ ये मंत्रिमंडल विस्तार सेंट्रल में होने जा रहा है। ठीक है साक्षी, देखिए 2-3 चीजें निकल कर आई कि एक तरफ आपकी जो रणनीति है, जो समीकरण है, पंकज जी ने वो भी बताया, लेकिन अमित कह रहे हैं, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला भी है तो ये ऐसे ही हिट विकेट हो जाएगा। क्या रणनीति और उस रणनीति से लाभ आपको दिखाई देता है? और जैसा इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि खास तौर पर वो वर्ग जो कि बड़ा वोट बैंक है और उसका साथ मिला था, तभी आप प्रचंड तौर पर, चाहे वो केंद्र की सरकार में स्थापित हुए या फिर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए, उन लोगों को ही टारगेट आप रखेंगे, उन लोगों के जरिए ही आप कद बढ़ाकर उनका सम्मान करेंगे और फिर चुनाव में उतरेंगे। साक्षी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। अमिक, आपसे मेरा सवाल है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मैं सुन रहा हूं। जी अमिक, सवाल अब यही कि अगर वो रणनीति के साथ भी जा रहे हैं तो हर पार्टी का अपना अधिकार होता है और आप भी अपनी रणनीति बनाते हैं, बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाती है, बाकी दल भी बनाते हैं। इस रणनीति का क्या वाकई कोई लाभ इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि अब वक्त जाया हो चुका है, या इस रणनीति पर आप लोग भी उतनी गहनता से निगाह रखेंगे? देखिए, हमारा ये विषय तो नहीं है कि वो उनका आंतरिक पार्टी के मामले में वो क्या बिल्कुल, फैसला बिल्कुल। लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, लेकिन एक बात तो जो यहाँ पे सभी लोग शायद मानेंगे, ये देश या प्रदेश नेता से नहीं नीतियों से चलता है। तो अब सवाल ये है कि 4.5 साल में सारी नीतियां जमीन के अंदर 12 फीट के अंदर घुस गई। एक बड़ा तबका जो जिंदा रह सकता था, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, इस सरकार की नीतियों की विफलता के चलते जिन अस्पतालों को, जिन मेडिकल कॉलेजेस को माननीय अखिलेश यादव जी ने तरह की समाजवादी सरकार में बनाया था, उसका पूरा इन्होंने कोलैप्स कर दिया। आज पूरे सूबे में कोहराम मचा हुआ है कि अगर थर्ड वेव आई तो क्या होगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन प्लांट के जहां भूमि हुए थे, दूसरे वाले वेव में उससे एक ईटा नहीं पड़ा है। तो नेता भी फेल है, नीति भी फेल है, इसलिए कुछ नहीं होना है। जनता 2022 की तरफ बहुत तेजी से समाजवादी झंडा लिए लखनऊ की तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे। लेकिन अमित भाई, देवेंद्र जी तो कह रहे हैं कि वो जो झंडा है वो कांग्रेस का होगा, समाजवादी झंडा नहीं है। देखिए, कांग्रेस भी तो समाजवादी भारत ही चाहती है, लेकिन सपना उत्तर प्रदेश में हम पूरा करेंगे। तो इसलिए सभी लोकतांत्रिक पार्टियों का हक है कि वो अपनी चुनाव लड़ें, अपनी बात रखें, वो आगे बढ़ें, लेकिन समाजवादी भारत का सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही पूरा है। ठीक है, देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अमित भाई ने कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बात कहा है, हर राजनीतिक दल को अच्छा करने का एक सपना होना चाहिए जी, और उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर चारों ओर अपना विश्वास खोती जा रही है, ना इनके पास नेता है, ना इनका नियत है, ना इनकी नीति है। इनकी नियत और नीति जनता को केवल धोखा देना, जनता को परेशान करना, जनता को ठगना और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपना करके सत्ता में बने रहने का है। बंगाल का चुनाव अभी हुआ है, जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और इनके सारे नेता कहते थे, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, 2 मई आई, दीदी गई। तृणमूल कांग्रेस के सारे जो है नेता जेल में होंगे। आज बंगाल ने इनको सबक दे दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, झूठ जब खुलता है, झूठ
चालाकी, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, ये सब बहुत दिनों तक नहीं चलता है। छलावा बहुत दिनों तक नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। छलावा बहुत दिनों तक नहीं चलता है, अहंकार भी बहुत दिनों तक नहीं चलता। और ये बात मैंने नहीं कहा, आज अतुल भाई भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी ने कहा था, मैंने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी साक्षी, चारों खानों चलिए इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, बता दूं मैं अपने दर्शकों को। विस्तार पर हम जब चर्चा कर रहे हैं उसी बीच में योगी मंत्रिमंडल का भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसका जिक्र इसके पहले पंकज जी कर रहे थे। 15 जुलाई के आसपास योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यानी जब केंद्र में मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और उसके बाद फिर योगी के कैबिनेट में भी नए चेहरे जुड़ सकते हैं, उनका भी विस्तार होना है। 15 जुलाई तक हो सकता है योगी कैबिनेट में नए चेहरों का विस्तार, या कहें कैबिनेट का विस्तार, और नए चेहरों को यहां पर मौका मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों को समाहित किया जा रहा है जब केंद्रीय कैबिनेट में, तो फिर प्रदेश में भी जो वहां पर कैबिनेट है, योगी मंत्रिमंडल है, वहां पर भी कुछ लोगों को समाहित करके एक चुनावी अपना दांव एक और बड़ा उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेल सकती है। यूपी कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है, और कैबिनेट विस्तार अगर केंद्र में हो रहा है तो अगला नंबर अब उत्तर प्रदेश में है, यानी वहां पर भी 2022 के चुनाव पर निगाह लगातार है। तो 15 जुलाई के आसपास योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है। तो योगी कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। 2022 के चुनाव पर फोकस रहेगा, जैसा हम इसके पहले चर्चा भी कर रहे थे कि ये इस वक्त जब मोदी कैबिनेट में विस्तार हो रहा है तो वहां पर यह रणनीति है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को जो कि सहयोगी घटक दल हैं, उनके नेताओं का भी कद बढ़ सकता है, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक उसी पैटर्न पर 15 जुलाई के आसपास योगी कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है। योगी कैबिनेट में भी नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, और इसमें सबसे अहम चीज यह होगी कि वो लोग जो कि केंद्रीय कैबिनेट में पहुंच रहे हैं या उनको वहां पर मौका दिया जा सकता है, उसके बाद भी एक बड़ा वर्ग होगा, या फिर कहें कई ऐसी पार्टियां हैं और खुद अपनी पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनको और ज्यादा समाहित करने की, या फिर कहें कि उनका कद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसके जरिए जो 2022 का चुनाव है उसमें एक ठोस रणनीति बन पाए और सभी कम से कम प्रसन्न रहे, क्योंकि नाराजगी में ही वहां पर गड़बड़ हो सकती है और उसके वजह से सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना भी जरूरी है। 15 जुलाई के आसपास की तारीख, 15 जुलाई तक के आसपास यह विस्तार योगी कैबिनेट में भी हो सकता है। 2022 के चुनाव पर ही फोकस है। अगले हफ्ते हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की तारीख 8 जून, और फिर जब 15 जुलाई के आसपास योगी कैबिनेट का विस्तार होगा तो भी यह देखना होगा कि वहां पर किन किन क्षेत्र के किन किन लोगों को, वो खुद अपनी पार्टी के हो या फिर घटक दल के सहयोगी दल के लोग हों, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो 15 जुलाई के आसपास योगी कैबिनेट का भी विस्तार। बहरा तो बहुत शुक्रिया साक्षी आपका, अमित जमई आपका, देवेंद्र जी आपका और पंकज रस्तोगी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और उस बीच में खबर भी आ गई कि योगी कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है, जिसका जिक्र भी पंकज जी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें कम से कम चुनावी रणनीति के हिसाब से कोई भी पार्टी अगर करती है तो ये उसका अधिकार भी है और करना भी चाहिए। नमस्कार।